बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक नई और मनोरंजक कहानी है। एक दिन अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में देश विदेश से आए कई विद्वान और राजा महाराजा मौजूद थे। अकबर ने सबके सामने एक चुनौती रखी और कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर बीरबल नहीं दे सके तो उसे हम इनाम देंगे। सभी दरबारियों और विद्वानों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का। एक विद्वान ने आगे बढ़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए। विद्वान ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, बताओ कि धरती का केंद्र कहाँ है। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह सवाल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, महाराज, धरती का केंद्र ठीक वहाँ है जहाँ मैं खड़ा हूँ। विद्वान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप नाप कर देख सकते हैं। विद्वान के पास कोई उत्तर नहीं था और वह चुपचाप खड़ा रह गया। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से दरबार में सभी दरबारियों और विद्वानों को बुलाया। इस बार अकबर के मन में एक और चुनौती थी। उन्होंने कहा, हम एक और चुनौती देने जा रहे हैं। अगर कोई भी दरबारी बीरबल को पराजित कर सके तो हम उसे अपने खास सलाहकार बना देंगे। दरबार में सभी दरबारियों में खलबली मच गई। सभी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल को पराजित करने का। दरबारियों में से एक दरबारी, जो बीरबल से जलन रखता था, आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, पूछो। दरबारी ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक मुट्ठी भर हवा का वजन कितना होता है? सवाल सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह तो असंभव है, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। बीरबल अपने घर लौटे और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तो बताओ एक मुट्ठी भर हवा का वजन कितना होता है? बीरबल ने एक छोटी बोतल निकाली और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। फिर उन्होंने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और बोतल को एक तराजू पर रखा। तराजू के दूसरे पल्ले में बराबर वजन रखा गया। तराजू संतुलित हो गया। फिर बीरबल ने बोतल को खोलकर उसमें से थोड़ी सी हवा बाहर निकलने दी और ढक्कन फिर से बंद कर दिया। अब तराजू के दोनों पल्लों में अंतर आ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बोतल के वजन में जो अंतर आया है वही एक मुट्ठी भर हवा का वजन है। दरबारियों और अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ पर हैरानी जताई और तालियां बजाईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। तुम हमारे सच्चे सलाहकार हो। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सबको प्रभावित कर दिया और अपने स्थान को और भी मजबूत कर लिया। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बेशक, आप सवाल पूछ सकते हैं। विदेशी यात्री ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने विदेशी यात्री की सहमति से बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गाय और उसके बछड़े को लेकर आया। उसने बछड़े को गाय से दूर कर दिया और गाय के सामने बहुत सारे हरे भरे चारे और पानी के बर्तन रख दिए। फिर उसने बछड़े को एक तरफ खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, अब देखिए जहांपनाह और मान्यवर, यह गाय और इसका बछड़ा। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज माँ का प्रेम है। जैसे ही बछड़े ने अपनी माँ को देखा, वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाने लगा। गाय ने भी बछड़े को देखते ही उसके पास जाने की कोशिश की।
उसने अपने सामने रखे चारे और पानी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बछड़े की ओर बढ़ने लगी। बीरबल ने कहा, देखिए, इस गाय के सामने कितना भी स्वादिष्ट चारा और पानी रखा हो, लेकिन उसकी ममता ने उसे अपने बछड़े की ओर खींच लिया। यह माँ का प्रेम है जो सबसे शक्तिशाली है। यह दुनिया की कोई भी ताकत मातृत्व की शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकती। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। विदेशी यात्री ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया और साबित किया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज माँ का प्रेम है। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नई चुनौती आई। एक धनी व्यापारी जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, दरबार में आया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही चतुर मंत्री हैं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का आप स्वागत हैं। अपना सवाल पूछें। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं आपको एक पहेली देता हूँ। अगर आप इसका सही उत्तर दे सके तो मैं आपको इनाम दूंगा। पहेली यह है, एक ऐसा कुआं बताओ जिसमें हर दिन पानी भरा जाता है, फिर भी वह कभी भरता नहीं है। सवाल सुनकर दरबार में सब लोग सोच में पड़ गए। सभी ने अपने अपने ढंग से इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है। ऐसा कुआं एक इंसान का पेट होता है। हम हर दिन उसमें भोजन डालते हैं, लेकिन वह कभी पूरी तरह से भरता नहीं है। हर दिन हमें फिर से भूख लगती है। व्यापारी बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। उसने बीरबल को इनाम के तौर पर बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। एक और दिन दरबार में एक और व्यक्ति आया। वह एक किसान था और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक समस्या है। मेरे खेत में एक बड़ा पेड़ है जो सूख गया है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इसका समाधान करें। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस किसान की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने किसान से कहा, मुझे तुम्हारे खेत में चलकर उस पेड़ को देखना होगा। बीरबल और किसान खेत में गए और बीरबल ने उस सूखे पेड़ को देखा। उन्होंने किसान से कहा, इस पेड़ की जड़ें अभी भी जिंदा हैं। अगर तुम इसे अच्छी तरह से पानी दोगे और खाद डालोगे तो यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और कुछ ही महीनों में वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि बहुत दयालु भी हो। तुम्हारी सूझबूझ और परोपकारिता के कारण हमारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे विश्वासपात्र और चतुर सलाहकार हैं। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली था, लेकिन अत्यधिक अहंकारी भी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री हैं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यापारी ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सचमुच चतुर हो। मुझे यह बताओ कि सबसे अधिक सत्य और सबसे अधिक झूठी चीज क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे अधिक सत्य और सबसे अधिक झूठी चीज समय है। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, समय सबसे अधिक सत्य है क्योंकि वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। वही समय सबसे अधिक झूठा भी है क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। व्यापारी बीरबल की इस गहरी समझ से प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है। अकबर और दरबार के अन्य सदस्यों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में एक और चुनौती रखी। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर न दिया जा सके। जो भी ऐसा प्रश्न पूछेगा उसे मैं पुरस्कृत करूंगा।
सभी दरबारी सोच में पड़ गए और एक एक करके प्रश्न पूछने लगे, लेकिन बीरबल ने हर प्रश्न का सही उत्तर दिया। अंत में एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप स्वयं एक ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर बीरबल न दे सके तो कैसा रहेगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, बताओ कि मुझे क्या चाहिए? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, आपको चाहिए कि मैं इसका सही उत्तर दूं। अकबर हंस पड़े और कहा, बिल्कुल सही, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बार फिर सभी को प्रभावित कर दिया और सिद्ध किया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री हैं। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक गरीब किसान दरबार में आया और रोते हुए अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सारी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मेरे खेत में उगने वाली सारी फसल चोरी हो गई है। मैं अब बहुत दुखी और हताश हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान करो और उसकी फसल चोरी का पता लगाओ। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे खेत में किसी अजनबी को देखा गया था या कोई और संदिग्ध गतिविधि हुई थी? किसान ने कहा, जी, मैंने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम तुम्हारे गांव चलेंगे और वहां जांच करेंगे। अगले दिन बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ किसान के गांव पहुंचा। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम यहां एक विशेष परीक्षण करने आए हैं। हर गांव वाले को अपने घर के बाहर रात भर एक दीपक जलाना होगा। जो भी चोर होगा उसका दीपक बुझ जाएगा। गांव वाले हैरान हुए, लेकिन बीरबल की बात मानी और अपने घरों के बाहर दीपक जलाए। रात भर दीपक जलते रहे, लेकिन सुबह होते होते एक घर का दीपक बुझ गया। वह घर एक धनी व्यापारी का था। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में पेश किया और उससे पूछा, तुम्हारा दीपक क्यों बुझा? व्यापारी हिचकिचाया और बोला, मैं नहीं जानता। शायद हवा से बुझ गया होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हवा से सिर्फ तुम्हारे घर का दीपक क्यों बुझा? सच बोलो, तुमने किसान की फसल चुराई है ना? व्यापारी ने अंततः स्वीकार किया कि उसने ही किसान की फसल चुराई थी। उसने कहा, मुझे लालच आ गया था और मैंने यह गलत काम किया। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और किसान को उसकी फसल वापस दिलवाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय मंत्री के कारण ही हमारा राज्य समृद्ध और सुरक्षित है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान है, बल्कि लोगों के प्रति संवेदनशील और न्यायप्रिय भी हैं। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अपने ज्योतिष ज्ञान से लोगों का भविष्य बताता हूँ। मैं बीरबल की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताना चाहता हूँ। अकबर ने ज्योतिषी की बात मान ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने अपनी जन्मपत्री ज्योतिषी को दी। ज्योतिषी ने कुछ समय तक कुंडली को देखा और फिर गंभीर होकर बोला, जहांपनाह, बीरबल का भविष्य बहुत संकटपूर्ण है। 1 महीने के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कराते रहे। उन्होंने कहा, महाशय, आप अपने भविष्यवाणी पर विश्वास रखते हैं? ज्योतिषी ने गर्व से कहा, हाँ, बिल्कुल, मैंने जो कहा है वह अवश्य सच होगा। बीरबल ने तब अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर यह भविष्यवाणी सच है तो इस ज्योतिषी को भी अपने भविष्य के बारे में पता होना चाहिए। आप इनसे पूछें कि इनकी मृत्यु कब होगी। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, तुम्हारी भविष्यवाणी क्या कहती है? तुम कब मरोगे? ज्योतिषी घबराया और बोला, महाराज, मेरी मृत्यु का समय बहुत दूर है। मैं अभी कई वर्षों तक जीवित रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सही नहीं जानता तो मेरी मृत्यु के बारे में यह कैसे सही हो सकता है? अकबर ने समझा कि बीरबल का तर्क सही है। उन्होंने ज्योतिषी को विदा किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। कुछ समय बाद एक और चुनौती आई। एक विद्वान दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल की तर्कशक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ।
मेरे पास एक बहुत ही कठिन पहेली है। अकबर ने अनुमति दी और विद्वान ने पहेली पूछी, बीरबल, बताओ कि क्या चीज है जो जन्म से पहले है और मृत्यु के बाद भी रहती है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, वह चीज है नाम। किसी व्यक्ति का नाम उसके जन्म से पहले भी होता है, जैसे माता पिता सोचते हैं कि वे अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे, और मृत्यु के बाद भी वह नाम जीवित रहता है। लोग उस व्यक्ति को उसके नाम से याद रखते हैं। विद्वान बीरबल के इस उत्तर से चकित हो गया और उसने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सूझबूझ से सभी को प्रभावित कर दिया और सिद्ध किया कि वह अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री हैं। अगली कहानी। बीरबल की अगली कहानी में एक रोमांचक घटना घटती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल समुद्र का नक्शा बनवाया। समुद्र के नक्शे को देखकर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे एक ऐसा समुद्र की यात्रा का योजना चाहिए जिसमें कोई भी गुमनाम द्वीप हो जहां हम पहले कभी नहीं गए हों। अकबर की इच्छा को पूरा करने के लिए बीरबल ने एक उत्कृष्ट योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष जहाज की तैयारी की जिसमें सभी आवश्यकताएं थीं। जहाज में खाद्य सामग्री, पानी, नेविगेशन उपकरण और अन्य सभी जरूरी वस्तुएं थीं। बीरबल के नेतृत्व में यात्रा शुरू हुई। जहाज ने कई दिनों तक समुद्र का सामना किया, लेकिन कोई गुमनाम द्वीप नहीं मिला। लोगों ने थकान महसूस करने लगी, लेकिन बीरबल ने आशा नहीं हारी। अंततः एक दिन जहाज के चेहरे ने एक द्वीप को देखा। यह द्वीप बिल्कुल गुमनाम था, जैसा कि अकबर चाहते थे। यात्रियों ने खुशी का इजहार किया और वे समुद्र के किनारे की ओर बढ़ा। बीरबल ने द्वीप पर पहुंचकर देखा कि वहां एक खासी अनोखी संस्कृति है। वहां के लोग अत्यधिक संवेदनशील और सौम्य थे। उन्होंने बीरबल और उनके साथियों का स्वागत किया और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताया। बीरबल ने उन लोगों की संस्कृति को बहुत पसंद किया और उनसे कुछ समय तक रहने का अनुरोध किया। वे और उनके साथी एक समझौता कर लिया कि वे द्वीप पर कुछ दिन बिताएंगे और उनके साथ साझा करेंगे। बीरबल और उनके साथियों ने उन लोगों के साथ समय बिताने में अत्यंत आनंद और खुशी महसूस की। इस अनोखी यात्रा ने उनकी दृष्टि को बदल दिया और उन्हें नई दिशा में ले गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्भुत योजना के माध्यम से अकबर की इच्छानुसार गुमनाम द्वीप का पता लगाया और एक अनोखी यात्रा का आनंद उठाया। अकबर और बीरबल की अगली कहानी में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना होता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक राजा अपने देश के एक अत्यंत बड़े और गरीब अधिकारी को अपने दरबार में बुलवाता है। उसने उसे एक बड़ी संपत्ति के प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया था। अधिकारी के आने के बाद राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कोई सुझाव है कि मैं अपनी राजसी खजाने को कैसे और किस तरह से प्रबंधित करूं? अधिकारी, जो खुशनुमा और सच्चे मन से अपने काम में लगा हुआ था, ने कहा, महाराज, मुझे आशा है कि आप अपनी धन व्यवस्था को बहुत ही सरल और पारंपरिक तरीके से प्रबंधित करेंगे। अकबर ने इसे उचित नहीं समझा और उसने अधिकारी को निराश किया, तुम्हारा यह उत्तर मुझे खुशी नहीं दे रहा है। क्या तुम और कुछ नहीं सोच सकते? बीरबल, जो भी दरबार में मौजूद थे, उन्होंने यह बात सुन ली। वे अकबर के पास आए और कहा, महाराज, मैं इस मामले में कुछ सुझाव दे सकता हूं, अगर आप चाहें तो। अकबर ने सम्मति दी और बीरबल को अपना सुझाव देने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि आप अपनी धन व्यवस्था को बहुत ही संगठित और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करें। आप एक स्थिर और पारंपरिक तरीके से अपने संपत्ति का प्रबंधन करें, जैसा कि अधिकारी ने कहा। लेकिन साथ ही आपको नई और विवेकपूर्ण योजनाओं को अपनाने की भी आवश्यकता है। आपको नए विचारों और तकनीकों का समर्थन करना चाहिए ताकि आपकी धन व्यवस्था समृद्धि और सुदृढ़ रहे। अकबर ने बीरबल के सुझाव को सुना और उसे समझा। उन्होंने अक्सर एक नया सोचने का तरीका अपनाने के लिए अपने ध्यान को खोलने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को अद्भुत सोचने का प्रेरणा दिया और राजा ने भी उसे उसकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की सराहना की। अगली कहानी। ठीक है, यहाँ कहानी। एक बार का जिक्र है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक उपहार चाहिए जो अद्भुत हो और मुझे प्रेरित करे। क्या तुम मुझे ऐसा उपहार दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रामू रहता था। एक दिन उसके गांव में एक भयंकर राक्षस आया और लोगों को परेशान करने लगा। राक्षस ने उनकी संपत्ति को लूटा और गांव को उजाड़ दिया।
रामू को यह देखकर दुखी हुआ और सोचा, मुझे राक्षस को हराना होगा। उसने अपने गांव के लोगों को एकजुट होने के लिए कहा और उन्होंने मिलकर राक्षस को धमाकेदार चाल से हराया। राजा ने यह सुनकर बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उसे धन्यवाद दिया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को एक अद्भुत उपहार दिया और उन्हें प्रेरित किया। अगली कहानी, बीरबल की चतुराई, आजमाइश का सफर। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके वजीर बीरबल के बीच एक प्रसिद्ध घटना हुई थी। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम वाकई इतने चतुर और बुद्धिमान हो कि तुम अपने ही अकल के साथ किसी भी आजमाइश को संभाल सकोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं आपके आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने उसे एक आजमाइश दी। उसे 1 सप्ताह के भीतर एक लड़की के साथ रहकर उसकी सभी बातें सुनकर उसकी सोच और विचार जानने का काम। बीरबल ने इस आजमाइश को स्वीकार किया और एक लड़की के साथ 1 सप्ताह के लिए उसके घर में रहने का निर्णय किया। जब वह लड़की के घर पहुंचा तो उसने उसे देखा कि वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। वह अपने पास विभिन्न आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विषयों पर बहस करने के लिए तैयार रहती थी। बीरबल ने धीरे धीरे उसके विचार और दृष्टिकोण को समझना शुरू किया और समय के साथ उसकी सोच और साथ जुड़ने लगा। उसकी सोच और विचारधारा को समझकर बीरबल ने अनेक अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया। आखिरकार सप्ताह के अंत में बीरबल ने उस लड़की से अपने अनुभवों को साझा किया और अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई का तारीफ की और उन्हें बड़ा पुरस्कार भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी का सामर्थ्य अद्भुत है और उन्हें हमेशा से गर्व महसूस होता है कि वह एक ऐसे विशेष व्यक्ति के साथ काम करते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर की आजमाइश का सफर पूर्ण किया और उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की महत्ता को साबित किया। अगली कहानी, बीरबल की दुर्दैव, सोने की खोज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने सोचा और कहा, हुजूर, सोना ही सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने अचानक सोने का एक सिक्का उसके पास फेंका और कहा, तो अब तुम मुझे इस सिक्के का सही आकार बताओ। बीरबल ने सिक्का देखा और फिर उसे उन्होंने अपनी जेब में छिपा दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने क्यों ऐसा किया? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, असल में सोने की सच्ची अनमोलता उसकी पहचान करने में है, न कि उसे सिर्फ देखकर। अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे बड़ा पुरस्कार भी दिया। बीरबल की दुर्दैव ने उसके चतुराई और समझ का परिचय दिया, जिससे उसे राजा के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने में सहायता मिली। अगली कहानी, बीरबल की चतुराई, अद्भुत सामग्री की खोज। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक महान अवसर के अवसर पर राजा ने अपने विश्वासपात्र और गुणवत्ता के मंत्रियों को बुलाया और एक विशेष उपहार की खोज के लिए उन्हें चुनौती दी। राजा अकबर चाहते थे कि उपहार उनके दरबार की शान बढ़ाए और सभी को प्रेरित करे। बीरबल, राजा के मंत्री और समय समय पर उनके साथी, ने यह सुनते हुए कि राजा एक अद्भुत उपहार की खोज में हैं, उन्हें यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने तत्काल योजना बनाई कि वे खोज के लिए उम्मीदवार बनेंगे। बीरबल ने योजना बनाई कि वह अद्भुत सामग्री की खोज के लिए स्थानीय बाजारों में जाएंगे। वे सोचे कि वहां उन्हें कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो राजा को प्रेरित करे और अकबर के दरबार की शान बढ़ाए। बीरबल और उनके सहयोगी एक रोमांचक सफर पर निकले। उन्हें नए नए स्थानों का अन्वेषण करने का मौका मिला। वे बाजारों में घूमते हुए अनेक चीजें देखीं, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उन्हें पूरी तरह से प्रेरित कर सके। एक दिन उन्होंने एक अज्ञात शिल्पकार के दुकान पर निकला। वहां उन्हें एक विचित्र और रहस्यमय चीज दिखाई दी, जिसकी तारीफ दुकानदार ने की। यह चीज देखने में कुछ यही आगे की कहानी जारी है। बीरबल और उनके सहयोगी ने ध्यान से वह अज्ञात चीज देखी और दुकानदार से उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। दुकानदार ने उन्हें बताया कि यह चीज एक प्राचीन शिल्पकार द्वारा बनाई गई है और इसकी असलियता और महत्व को समझने के लिए उन्हें अपने पुराने ग्रंथों में खोज करनी चाहिए। बीरबल और उनके सहयोगी ने दुकानदार से उस चीज को खरीद लिया और अध्ययन के लिए ले जाया। वे उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए पुराने ग्रंथों की खोज में लगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद बीरबल ने एक पुराने ग्रंथ में उस चीज के बारे में जानकारी पाई। उसके अनुसार यह चीज वास्तव में एक प्राचीन राजा की महल की एक गुप्त खजाने का हिस्सा था। इस खजाने में विभिन्न प्रकार के रत्न, मूर्तियां और प्रिय आभूषण संग्रहित थे।
बीरबल ने इस खोज को राजा अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह चीज एक महल के गुप्त खजाने का हिस्सा है और इसमें अनेक प्रकार की समृद्धि और धन है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा पुरस्कार भी दिया। उन्होंने बीरबल को इस अद्भुत खोज के लिए सम्मानित किया और उसे मुख्य निरीक्षक का पद दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अकबर के दरबार में अपनी महत्वपूर्ण स्थान बनाए। उनकी अद्वितीय चेष्टाएं उन्हें हमेशा याद की जाएंगी। अगली कहानी, बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्याय का अदालत। एक बार एक गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। दो पक्ष आपस में बहुत बड़ी लड़ाई कर रहे थे और गांव के लोग अदालत में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आए। अकबर ने इस मामले को सुनते हुए उसे बीरबल के समक्ष रख दिया। वह उन्हें यह मामला सुलझाने के लिए न्याय का अदालत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बीरबल ने मामले की जांच करने के लिए एक विशेष अदालत बुलाई, जहां उन्हें दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए मौका मिला। उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक बातचीत की और दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। फिर बीरबल ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने यह तय किया कि किसी भी पक्ष को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि वह बारीकियों में उलझा हुआ था और गांव के नियमों के खिलाफ था। बीरबल ने फिर निर्णय लिया कि इस मामले को सुलझाने के लिए गांव के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और उन्होंने सभी को समझाया कि वे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बीरबल का निर्णय सभी को समझ में आया और उन्होंने साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने का निर्णय किया। इससे गांव की सभी समस्याएं समाप्त हो गईं और समाज में शांति की स्थापना हुई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अकबर के दरबार में अपनी महत्वपूर्ण स्थान बनाए। उनकी अद्वितीय चेष्टाएं उन्हें हमेशा याद की जाएंगी। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बागीचे में बीरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं आप, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा। बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा, तो हमें भी बताइए, क्या ख्याल है आपका। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूं। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल ने पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा, बीरबल, कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बीरबल ने कहा, महाराज, वो यही है। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया।
उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है, तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फरेबी! तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल की खिचड़ी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। अगली कहानी। एक बार की बात है, रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे, तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूं, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए।
उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं न। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है, बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक 2, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख। एक पेड़ और 2 मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहांपनाह, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपनाह, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहांपनाह, इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहांपनाह, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उसे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। अगली कहानी। एक दिन की बात है,
बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। कहानी से सीख: सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मिल सकता है। अगली कहानी। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिप कर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख:
इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है।